टेस्ट ऑफ प्रोबी से एक यूनिवर्सिटी आपकी एक यूनिवर्सिटी। Hello guys, welcome to my channel. I am Shreya and I am an 18-year-old currently living in Delhi. So I just completed my school this year and now I am going to apply for GK scholarship. Yes. So the first time I heard about GK scholarship, it was back when I was in ninth grade. It means from the last 4 years, I have been researching about every single thing that I need to know. But if you are applying for the scholarship, then you also need to know all that. So I thought let's break it down to you guys. So watch the video till the end to know everything, and if you have further questions then comment below. I will probably reply or make a next video for that one. So let's get into the video. So first of all, what is GKS? GK stands for Global Korea Scholarship. It is a scholarship, a fully funded scholarship that is provided by Korean government, and in this scholarship you will get all these benefits. First is the round fare ticket from your home country to Korea and back. Second is monthly stipend. आपको एक महीने का पूरा खर्चा मिलेगा सर्वाइव करने के लिए, खाना रहना सब कुछ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. आपको कुछ एक अमाउंट मिलेगा लाइक 9 लाख कोरियन वॉन और 10 लाख कोरियन वॉन फॉर अंडर ग्रेजुएट्स. नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस. आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा. नेक्स्ट इज आपकी ट्यूशन फीस कवर होगी. आपकी ट्यूशन फीस कोरियन गवर्नमेंट पे करेगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना कॉलेज में. ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं स्कॉलरशिप में. तो जीकेएस दो टाइप्स के होते हैं, जीकेएस जी एंड जीकेएस यूजी. जीकेएस जी होता है जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और वो मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं. एंड जीकेएस यूजी उनके लिए होता है जो अभी अपना स्कूल कंप्लीट कर चुके होते हैं, उन्हें अंडर ग्रेजुएट करना है. मैं मेनली यूजी पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं यूजी के लिए अप्लाई कर रही हूँ. सो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको गाइडलाइंस पे पता लग जाएगा, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है. देन क्वेश्चन आता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो. तो आपके पास 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज एम्बेसी ट्रैक एंड सेकंड वन इज यूनिवर्सिटी ट्रैक. सो एम्बेसी ट्रैक में आप अपनी कंट्री की कोरियन एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो. आपको इसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने के ऑप्शन होते हैं और इन तीनों में से एक यूनिवर्सिटी टाइप बी की होनी चाहिए. एंड टाइप बी एंड टाइप ए मतलब ये आपको गाइडलाइंस में पता लग जाएगा जब आप गाइडलाइंस पढ़ोगे studyinkorea.com पे जाकर. उस गाइडलाइंस को आप अच्छे से पढ़ो, थॉरली पढ़ो, आपको सब कुछ समझ आएगा. एंड उसमें आपको समझ आएगा कि इन्होंने 2 टाइप्स में यूनिवर्सिटीज़ सेपरेट कर रखी है. एक है टाइप ए, एक है टाइप बी, टायर 1 एंड टायर 2 टाइप ऑफ. ठीक है, तो आपको एक ना एक यूनिवर्सिटी, इन तीनों आप तीनों भी चूज़ कर सकते हो बी से, लेकिन आपको एक ना एक बी से करनी पड़ेगी. आप तीनों ए से नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट इज जब आप एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराते हो तो वो अपनी पहले स्क्रीनिंग कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की. एंड उसके बाद आपकी जो 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की है उसमें वो डॉक्यूमेंट्स आगे फर्दर भेज देते हैं. नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ट्रैक. यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो जो आपको सेलेक्ट करनी होती है और आप डायरेक्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी में भिजवा देते हो. एम्बेसी की स्क्रीनिंग और इंटरव्यू नहीं होता, ये स्टेप इसमें स्किप हो जाता है. डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो और वो स्क्रीन करके वो आपका इंटरव्यू लेते हैं. सो इसमें एक स्टेप कम हो जाता है, बट इसमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करने का मौका मिलता है. मतलब एक से आप रिजेक्ट हुए तो आप दोबारा नेक्स्ट ईयर आपको अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन एम्बेसी में आप 3 में अप्लाई करते हो तो तीनों में से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको कोई सेलेक्ट कर ले. इसीलिए एम्बेसी ट्रैक में ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है. नेक्स्ट इज़ आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है. जब आप सेलेक्ट हो जाओगे जीके स्कॉलर की तरह तो आपको 1 ईयर वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स कराएंगे, वो कोरियन लैंग्वेज ऑफ कोर्स. एंड देन आपकी डिग्री स्टार्ट होगी. तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए 4 साल की डिग्री होती है और 1 साल का लैंग्वेज कोर्स, तो 5 ईयर्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करानी है. तो आप गाइडलाइंस पढ़ोगे तो आपको ये सब कुछ पता लग जाएगा, बट मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं. सो फर्स्ट पेज इज एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें थोड़ी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सब आपको फिल करनी है. सेकेंड वन इज पर्सनल स्टेटमेंट. पर्सनल स्टेटमेंट एक ऐसा एस्से होता है जिसमें आप अपने बारे में लिखते हो, आप क्यों कोरिया चूज़ कर रहे हो, आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, आप क्यों ये मेजर पढ़ना चाहते हो, एंड आपको किसी ने मोटिवेट किया कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो. सब कुछ अपने बारे में होता है कि हमने लाइफ में क्या क्या किया, एवरीथिंग. एंड थर्ड इज स्टडी प्लान. स्टडी प्लान में हमें लिखना होता है कि हम सबसे पहले लैंग्वेज का होता है, लिखना होता है कि हम लैंग्वेज का कैसे करेंगे, कि हमने पहले से कितनी पढ़ी है, कोरिया जाकर हम कितना सही से कैसे लैंग्वेज अपनी पढ़ पाएंगे, वो सब लिखना होता है कि आप कितने अच्छे हो और आप कैसे जल्दी से कोप अप कर देते हो लैंग्वेज.
ये सब। एंड फिर उसके बाद होता है कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो मेजर आपने चूज़ किया इसकी आप जब डिग्री कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, आपके फ्यूचर प्लान्स, ये सब लिखना होता है स्टडी प्लान में। नेक्स्ट इज़ रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आप किसी भी प्रोफेसर से, किसी भी टीचर से लिखवा सकते हो जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, जो आपकी अच्छी अच्छी बातें लिख सके उस रिकमेंडेशन लेटर में आपके लिए, कि आप किस तरह से अच्छे हो और वो आपको कितने अच्छे से जानते हैं और आप इस स्कॉलरशिप के लिए परफेक्ट हो, ये सब लिखना होता है। और वो रिकमेंडेशन लेटर सील होके जाता है, आप उसे खोल के देख नहीं सकते, वो सील होता है और सील होके ही जाएगा। एंड देन आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर डॉक्यूमेंट्स भी लगाते हो, जो कि जैसे कि आपने कुछ इंटर्नशिप की है, कोई वॉलंटियर किया है, या आप किसी कंपटीशन में जीते हो, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हो। जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर, जितने ज़्यादा मैं बोलूँगी मतलब 10 लगभग एक्स्ट्रा करिकुलर्स के आप लगा सकते हो। फिर आता है अगर आपके पास टॉपिक है या आईलेट्स है, आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। टॉपिक जो होता है, जिसको नहीं पता, टॉपिक होता है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज, मतलब ये कोरियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होता है कि आप कौन से लेवल पे हो कोरियन, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, कुछ भी आप लगा सकते हो, प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। बट अब इस साल टॉपिक आई गेस दिसंबर में होने वाला है, तो अब इस साल तो हम नहीं ले सकते। मैंने भी सोचा था अप्लाई करने के लिए, बट अब नहीं हो रहा टॉपिक, रजिस्ट्रेशंस ओवर हो चुके हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, आपके पास है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है। एंड आईलेट्स जो होता है वो इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी लगा सकते हो, उसके भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ गाइडलाइंस कब आती हैं। सो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए सितंबर के अराउंड गाइडलाइंस आ जाती हैं, मतलब 2-3 महीने में आ जाएंगी। एंड ग्रेजुएट्स के लिए जो मतलब मास्टर्स अप्लाई करते हैं मास्टर्स के लिए, उनके लिए जैन टू फेब अराउंड में आ जाती है। नेक्स्ट ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपोस्टाइल कराने पड़ेंगे। अपोस्टाइल क्या होता है, जब अपोस्टाइल का मतलब होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडिया में वैलिड है, वो दूसरी कंट्री में जाके उसका कुछ भी नहीं होता, वो वैलिड नहीं होते। तो आप एक स्टैंप लगवाते हो कोर्ट से, जिससे हम दूसरी कंट्री में जो अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं उनको एक वो मिल जाता है कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड है डॉक्यूमेंट, ये रियल है। फर्स्ट आपको अपोस्टाइल कराना होगा आपके रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट, जैसे कि पासपोर्ट या फिर जो भी आप लगा रहे हो बर्थ सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट इज़ आपकी ट्रांसक्रिप्ट। एंड जो थर्ड चीज़ है वो आपकी डिग्री होती है। जैसे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, उसको अपोस्टाइल करा के आपको भेजना पड़ेगा। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ट्रांसक्रिप्ट हमारा वो काम करती है, जो हमारा रिजल्ट का काम होता है, मार्कशीट। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे सिर्फ एक होती है, आपके 12th में या लास्ट आपने जो भी किया है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके 10th, 11th एंड 12th में 80 से अबव मार्क्स होने चाहिए, 80 से अबव परसेंटेज होनी चाहिए, 80% से अबव आउट ऑफ 100। ओके, और अगर आपके 80% नहीं हैं देन आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए होगा अपने स्कूल से कि आप टॉप 20% में हो अपनी क्लास के कि नहीं। अगर आप टॉप 20% में भी नहीं हो और 80% में भी नहीं हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। और अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की, तो उनको अपनी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसमें उनके 80 से अबव मार्क्स होने चाहिए, 80% से अबव परसेंटेज होनी चाहिए। या फिर अगर आप CGPA में देखो तो वो भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, गाइडलाइंस में वो भी मेंशन है। लेकिन इंडिया में परसेंटेज में मोस्टली रिजल्ट होते हैं स्कूल के, तो 80% आपका क्राइटेरिया होता है, 80 से नीचे आप नहीं दे सकते हो, या फिर आप टॉप 20% होनी चाहिए अपनी क्लास के। सो डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने के लिए बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, मैं यहाँ पे कुछ 2 वेबसाइट्स मेंशन कर दूँगी, आप जाके उसको चेकआउट कर लेना। या फिर जब मैं अपोस्टाइल कराऊंगी तो मैं उसकी एक प्रॉपर वीडियो डाल दूँगी कि मैंने कहाँ से कराया और प्राइस वगैरह सब कुछ, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको जो गाइडलाइंस है वो आपको डाउनलोड करनी ही पड़ेंगी, अगर नहीं ऑप्शन नहीं है, आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी और उसको बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो आप इस वेबसाइट पे जाना studyinkorea.com, या फिर आप अपनी कंट्री में जो आपकी एम्बेसी की वेबसाइट है आप उस पर चले जाना, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी अपने साइट पे अपलोड करती हैं जिस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है। बट मोस्ट प्रोबेबली आप studyinkorea.com पे जाओ, वहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी और सब कुछ GKs के बारे में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट द वीडियो, होप यू गाइस लाइक्ड इट, सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय।